गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पॉलीमर अर्थात बहुलक चैप्टर से। क्वेश्चन है बहुलीकरण किसे कहते हैं। बहुलीकरण को पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई छोटे छोटे अणु मिलकर या जुड़कर एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत कई अणु आपस में जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इथिलीन की चर्चा करें तो इथिलीन के कई अणु आपस में जुड़ते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और दोनों तरफ से लिंक जुड़ता है। ऐसे कई अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इथीन से बनता है पॉलीथीन। जो अणु जुड़ते हैं उन्हें मोनोमर या एकलक कहते हैं। जो विशाल अणु बनता है उसे पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से ही पूछ सकता है, पॉलीथीन का मोनोमर कौन है। मोनोमर यहाँ अभिकारक को कहते हैं और पॉलीमर प्रतिफल को। तो पॉलीथीन पॉलीमर है और इसका मोनोमर अर्थात एकलक हो गया इथीन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब यह विक्रिया होती है और जो पॉलीथीन बनता है इसको एलडीपी कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाला पॉलीथीन। यही उत्प्रेरक में ऑक्सीजन की जगह जिग्नर नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग करें अर्थात टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइइथाइल एल्युमिनियम का प्रयोग करें, यह एचडीपी अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा। दोनों के उपयोग अलग अलग होते हैं, घनत्व में अंतर होता है, लेकिन कैटलिस्ट बदलने से मोनोमर और प्रतिफल में घनत्व का अंतर आता है और इस आधार पर एलडीपी और एचडीपी में अंतर होता है। पॉलीथीन के संबंध में एक और सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि पॉलीथीन का निर्माण किस प्रकार के बहुलीकरण से होता है। उसमें एक उदाहरण है, यह श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं समबहुलक और सहबहुलक के संबंध में। तो समबहुलक किसे कहते हैं और सहबहुलक किसे कहते हैं। यह जो एग्जाम्पल है वह समबहुलक का उदाहरण है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। समबहुलक होमोपॉलीमर वैसा बहुलक जिसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है। यहाँ ध्यान देंगे, पॉलीथीन जब बना तो एक ही प्रकार के इथीन के कई अणु आपस में जुड़े, तो यह समबहुलक का उदाहरण है। अर्थात इसकी परिभाषा कहती है वैसा बहुलक जिसका निर्माण
एक ही प्रकार के मोनोमर से हो उसे समबहुलक कहते हैं। यह समबहुलक का भी उदाहरण है, साथ ही यह योगशील बहुलक का भी उदाहरण है। योगशील बहुलक किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुलक जिसके निर्माण में केवल मोनोमर जुड़ने से बहुलक बनता है, साथ में कुछ और नहीं बनता। यहाँ पॉलीथीन के साथ कुछ और नहीं बनता, इसलिए यह योगशील का भी उदाहरण है। फिर अन्य भी उदाहरण हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह योगशील का भी उदाहरण है और समबहुलक का भी उदाहरण है। दूसरा है सहबहुलक, कोपॉलीमर। सह को कहीं कहीं क्वेश्चन में संघनक, संघनक नहीं संघनक भी कहा जाता है। संघनन और संघनक अलग अलग है। सहबहुलक जिसे कोपॉलीमर हम लोग कहते हैं, यह एक ऐसा बहुलक है जिसके निर्माण में एक से अधिक प्रकार के मोनोमर होते हैं। वैसा बहुलक जिसके निर्माण में एक से अधिक मोनोमर भाग लेते हैं, उसे सहबहुलक कहते हैं। एक से अधिक मोनोमर, उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन की बात करें, यह कंपाउंड स्टाइरीन कंपाउंड है। स्टाइरीन के कई अणु ब्यूटाडाइन के कई अणु से आपस में मिलते हैं। इसके दो मोनोमर हो गए, एक ब्यूटाडाइन दूसरा स्टाइरीन। ये आपस में सोडियम के उपस्थिति में गर्म करने पर जुड़ते हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड स्विच कर जाता है और इसके एक इलेक्ट्रॉन इस किनारे से और इसके एक इलेक्ट्रॉन इस किनारे से लिंक जोड़ते हैं, तो कुछ कंपाउंड ऐसा बनता है CH डबल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है CH बेंजीन रिंग और CH2। यह जब कंपाउंड बनता है तो इसका नाम है बूना एस रबर। यह एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। कई ऑब्जेक्टिव में पूछता है संश्लेषित रबर का एक उदाहरण दे। तो संश्लेषित रबर है या मानव निर्मित रबर है बूना एस रबर। यह उष्मा का रोधी भी होता है, तो इसे गैसीय भी बनाया जाता है। लेकिन इसके निर्माण में एक से अधिक मोनोमर हो गए, एक मोनोमर ब्यूटाडाइन दूसरा स्टाइरीन, इसलिए यह सहबहुलक, सब का साथ में, यह सहबहुलक का उदाहरण है। योगशील बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमेराइजेशन। योग मतलब जोड़ होता है। कुछ ऐसे बहुलीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें बहुलक जुड़ करके मोनोमर के जुड़ने से बहुलक बनते हैं, जुड़ के बहुलक बनते हैं, लेकिन कुछ और नहीं बनता है। ध्यान देंगे, यहाँ बहुलक के अलावे कुछ और नहीं बनेगा, तो उस प्रक्रिया को बहुलीकरण में योगशील बहुलीकरण करेंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है, बहुलक और बहुलीकरण में क्या होता है? तो जिस प्रक्रिया के तहत बहुलक बनता है उस प्रक्रिया को बहुलीकरण करते हैं। तो बहुलक एक प्रकार का प्रतिफल है जो विशाल अणु है जो मोनोमर के जुड़ने से बनता है, और बहुलीकरण एक प्रक्रिया है
जिस प्रक्रिया द्वारा बहुलक बनता है। तो वैसा बहुलीकरण चाहे वैसी बहुलीकरण की प्रक्रिया, वैसा बहुलीकरण जिसमें बहुलक के अलावे अन्य अणु निर्मित नहीं होते हैं, उसे योगशील बहुलीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो पहला हम लोगों ने उदाहरण देखा था, इथीन के कई अणु आपस में मिले पॉलीथीन बना। इस पॉलीथीन के बनने के दौरान केवल पॉलीथीन बना, साथ में कुछ और नहीं बना। तो इथीन से केवल पॉलीथीन बना, कुछ और नहीं बना, इसलिए यह योगशील का उदाहरण है। लेकिन साथ में कुछ और भी बन जाता है तो वह संघनन का उदाहरण होता है। यह योगशील बहुलीकरण है जिसमें केवल बहुलक बनता है, बहुलक के अलावे कुछ और नहीं बनता है। संघनन बहुलीकरण कंडेंसेशन, पॉलीमेराइजेशन। वैसा बहुलीकरण जिसके निर्माण में या जिसके संपन्न होने के दौरान, वैसा बहुलीकरण जिसके संपन्न होने के दौरान बहुलक के अलावे अन्य अणु भी निर्मित होते हैं, उसे संघनन बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक के अलावा जो अन्य अणु बनते हैं छोटे छोटे अणु होते हैं, जैसे जल के अणु, मिथनॉल के अणु, अमोनिया के अणु। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करें इस कंपाउंड का नाम है एडिपिक एसिड। इसके कई अणु आपस में जुड़ते हैं, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के कई अणु से। यहां से OH, यहां से OH, यहां से H और यहां से H बाहर निकल जाते हैं, यानी साथ में बनता है साइड प्रोडक्ट 2NH2O। क्योंकि बहुलक तो बनता है, बहुलक के अलावा यहाँ जल भी बनता है। बहुलक कैसे बनेगा? यहाँ से OH हट गया तो बचा क्या? CO, फिर CH2 4, फिर CO, यहाँ से H निकलने के बाद NH, CH2 6, फिर NH, और ऐसी कई कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तो जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है नायलॉन 6,6। ये जो नायलॉन 6,6 बना इसका नाम क्यों पड़ा? तो 1 4 1 5 और 1 6 कार्बन, फिर नाइट्रोजन के बाद 6 कार्बन, इसे नायलॉन 6,6 कहते हैं। यह जो कंपाउंड बनता है इसमें यह पॉलीमर अर्थात नायलॉन तो बनता ही है, साथ में जल भी बनता है। इसीलिए इस प्रकार की जो बहुलीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं इनको संघनन बहुलीकरण कहते हैं।
अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नायलॉन 6 के मोनोमर कौन कौन है? तो नायलॉन 6 के 2 मोनोमर हो गए, ध्यान देंगे यहाँ पर n होगा। नायलॉन 6 के दो मोनोमर होंगे, एक एडिपिक अम्ल और एक हेक्सामिथिलिन डाइएमीन, यहाँ 2 मोनोमर है। और 2 मोनोमर होने के कारण यह सहबहुलक का भी उदाहरण है। अब यकीन में एक और सवाल पूछा जाता है, नायलॉन 6 के मोनोमर का नाम क्या है? नायलॉन 6 के मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम। और कुछ ऑब्जेक्टिव में से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन है? पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड के मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड। ऑब्जेक्टिव में कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बेकेलाइट के मोनोमर कौन कौन है? तो बेकेलाइट के 2 मोनोमर होते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। यह जो बेकेलाइट के दोनों मोनोमर हैं, ये बेकेलाइट तो बनाते ही हैं, लेकिन बेकेलाइट में ऑब्जेक्टिव से संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है कि उष्मादृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण लिखें। उष्मादृढ़ का उदाहरण होता है बेकेलाइट। एक सवाल है, बृहद अणु किसे कहते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल किसे कहते हैं? What are मैक्रोमोलेक्यूल्स? वे अणु जो कई परमाणुओं के आपस में मिलने से बनते हैं और विशाल आकार को धारण करते हैं, बृहद अणु कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में यदि बृहद अणु की बात करें तो ग्लाइकोजेन, स्टार्च बृहद अणु है। इसी तरह से जितने दुनिया में बहुलक है, चाहे वो प्राकृतिक रबड़ हो, बुनाइन रबड़ हो, बुनाइस रबड़ हो, पॉलीथीन हो, ये सब बृहद अणु है। हीमोग्लोबिन बृहद अणु है, मायोग्लोबिन बृहद अणु है, न्यूक्लिक एसिड बृहद अणु है, प्रोटीन बृहद अणु है, ये सभी बिजली बृहद अणु है। इसके संबंध में एक और सवाल पूछा जाता है कि सभी बहुलक बृहद अणु हैं, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं है, क्यों? इसका आंसर होता है कि सभी बृहद अणु का निर्माण एकलक अर्थात मोनोमर से नहीं होता। यही कारण है कि सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते, लेकिन सभी बहुलक का निर्माण कई मोनोमर के आपस में जुड़ने से होता है और कई मोनोमर जुड़कर विशाल अणु बनाते हैं। यही कारण है कि सभी बहुलक को बृहद अणु कहते हैं। इसके अलावा इससे और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जैव निम्नीकारक बहुलक किसे कहते हैं? वैसा बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो उसे जैव निम्नीकारक बहुलक कहते हैं। जैव निम्नीकारक बहुलक के प्रमुख उदाहरण सेलुलोज, प्रोटीन, पीएचबीवी, नायलॉन 2, नायलॉन 6 इत्यादि हैं। ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। जैव अनिम्नीकारक बहुलक किसे कहते हैं? जैव निम्नीकारक बहुलक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं, लेकिन जैव अनिम्नीकारक बहुलक किसे कहते हैं पूछ दे तो जैव अनिम्नीकारक बहुलक अर्थात बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर वे बहुलक हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते। ये वातावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।